Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the environmental impact assessment. जब हम मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने आता है। सोसाइटी को अपने सर्वाइवल और प्रोग्रेस के लिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चाहिए, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ये सब हमारी बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेचर की एक लिमिट है जिसे हम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट कहते हैं। अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स पर फोकस करेंगे और नेचुरल रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो एक इरिवर्सिबल इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। आज ग्लोबल लेवल पर हम जो क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस देख रहे हैं वो इस अनबैलेंस्ड अप्रोच का ही डायरेक्ट रिजल्ट है। इसलिए डेवलपमेंट और इकोलॉजी के बीच में एक मिड पाथ क्रिएट करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। हमें अपनी डेवलपमेंटल नीड्स को एनवायरमेंटल कंसर्न्स के साथ इफेक्टिवली हार्मोनाइज करना ही होगा, वरना फ्यूचर जनरेशंस के लिए अर्थ पर सर्वाइवल क्राइसिस बन जाएगा। डेवलपमेंट ऑप्शंस को इस तरह साइंटिफिकली डिजाइन करना होता है कि नेचर की रीजेनरेटिव कैपेसिटी और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्रॉस ना हो। व्हाट इज एन EIA? तो अब सवाल ये है कि ये हार्मोनाइजेशन प्रैक्टिकल और पॉलिसी टर्म्स में कैसे अचीव होता है। यहाँ एंट्री होती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA की। ध्यान से समझिए, EIA एक पोस्ट फैक्टो एक्सरसाइज नहीं है, ये एक प्रोएक्टिव प्लानिंग टूल है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि EIA एनवायरमेंट कंसर्न्स को प्रोजेक्ट के फीजिबिलिटी रिपोर्ट स्टेज में ही इंटीग्रेट कर देता है। इसका मतलब है कि जब प्रोजेक्ट का आइडिया पेपर पर कंसीव हो रहा होता है तभी उसके इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस इवैल्यूएट कर लिए जाते हैं। इमेजिन कीजिए एक मैसिव हाइड्रो पावर डैम प्रोजेक्ट बन रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें पता चले कि वहां का लोकल माइक्रोक्लाइमेट डिस्ट्रॉय हो गया है या डाउनस्ट्रीम इकोलॉजी पूरी तरह तबाह हो गई है तो वापस मुड़ना नामुमकिन होता है। ऐसे डैमेज को हम इरिवर्सिबल इकोलॉजिकल डैमेज कहते हैं। इसलिए EIA ये इंश्योर करता है कि साउंड डिसीजन मेकिंग हो और डिसीजन मेकर्स के पास प्रोजेक्ट क्लियर करने से पहले एक डिटेल्ड साइंटिफिक एनवायरमेंटल डेटा मौजूद हो। EIA का साइंटिफिक मैकेनिज्म 3 क्लियर और लॉजिकल स्टेप्स फॉलो करता है। फर्स्ट स्टेप है फोरसी पोटेंशियल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही बेसलाइन डेटा कलेक्शन के थ्रू फ्यूचर इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, चाहे वो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो, एयर पोल्यूशन पैरामीटर्स हो या फ्लोरा और फौना पर इंपैक्ट हो। सेकंड स्टेप है फॉर्मुलेट मिटिगेशन मेजर्स, जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई हैं उनको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस डिजाइन करना। इस डॉक्यूमेंट को टेक्निकल लैंग्वेज में एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान या EMP कहते हैं। मिटिगेशन का सीधा मतलब है एडवर्स इंपैक्ट्स को मिनिमाइज करना, जैसे स्क्रबर्स लगाना एमिशन कंट्रोल के लिए या कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन करना। एंड थर्ड स्टेप है असिस्ट डिसीजन मेकिंग। अगर एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट बनने के बाद एनवायरनमेंट को मैसिव डैमेज करता है तो अथॉरिटीज को बाद में डिजाइन ऑल्टरेशंस करने पड़ते हैं, जिसकी कॉस्ट एस्ट्रोनॉमिकल होती है। EIA इज एक्सपेंसिव, इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल लाइबिलिटी से प्लानर्स को पहले ही बचा लेता है, क्योंकि ये एक डिटेल्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रोवाइड करता है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझना बहुत जरूरी है कि EIA इफेक्टिवली ब्रिजेस द गैप। एक प्रोजेक्ट जो स्ट्रिक्टली अनरेगुलेटेड कैपिटलिज्म और ब्लाइंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के मॉडल पर चल रहा हो बिना किसी इकोलॉजिकल लिमिट्स के, और एक प्रोजेक्ट जो प्योर कंजर्वेशनिस्ट मॉडल पर हो, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का रास्ता निकालना मुश्किल होता है। EIA इस एनालिटिकल गैप को फिल करता है। ये एक ऐसी ब्रिज की तरह एक्ट करता है जो अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट को इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के साथ परफेक्टली कनेक्ट कर देती है। अगर हम टाइम स्केल पर एनवायरमेंटल इंपैक्ट को इवैल्यूएट करें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। विदाउट एन EIA एडवर्स इंपैक्ट्स टाइम के साथ प्रोग्रेसिवली बढ़ते हैं। इसे हम क्यूमुलेटिव इंपैक्ट कहते हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस या अनरेगुलेटेड डिफॉरेस्टेशन का लॉन्ग टर्म इफेक्ट एक पॉइंट के बाद थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है, जिससे इकोसिस्टम रेजिलियंस कोलैप्स हो जाती है। बट विद एन EIA सिचुएशन ड्रास्टिकली डिफरेंट होती है। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज पहले ही साइंटिफिकली एंटिसिपेट कर लिए जाते हैं। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने से पहले ही मिटिगेशन प्रोटोकॉल्स और रेक्टिफिकेशन पैरामीटर्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग और कंप्लायंस की वजह से एनवायरमेंटल स्टेटस स्टेबल रहता है। इस प्रोएक्टिव अप्रोच का फायदा ये होता है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कर्व ऊपर ले जाते हैं, जबकि नेट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑलमोस्ट नलिफाई हो जाता है। इंडिया में एनवायरमेंटल पॉलिसी का एवोल्यूशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देता है।
हमारी इनिशियल पॉलिसी फ्रेमवर्क की शुरुआत होती है 1976-77 में। उस दौर में देश में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहे थे, स्पेशली लार्ज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। इन मेगा डैम्स के इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को समझने के लिए प्लानिंग कमीशन ने पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इन प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटल एंगल से एग्जामिन करने का डायरेक्टिव दिया। बाद में इस प्रोसेस को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के अंडर आने वाले सभी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स तक एक्सटेंड किया गया। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के रूप में, जिसने इंडस्ट्रियल हजार्ड्स की एक्सट्रीम रियलिटी दिखाई। इसके डायरेक्ट रिस्पांस में 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्ट किया गया और इवेंचुअली इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद 1994 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स ने EIA पर अपना पहला कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मल नोटिफिकेशन इश्यू किया, जिसमें क्लियरेंस प्रोसेस को इंडिया में फुली स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। इस पॉलिसी हिस्ट्री में सबसे क्रूशियल यूपीएससी कॉन्सेप्ट है 1986 का शिफ्ट। प्री 1986 एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेसेस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस थे। इन इनिशियल गाइडलाइंस और डायरेक्टिव्स में कोई लेजिस्लेटिव सपोर्ट या लीगल बैकिंग नहीं थी। इसका मतलब है कि एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बहुत वीक था। अगर कोई इंडस्ट्री इन गाइडलाइंस को बाईपास करती थी तो उस पर स्ट्रिक्ट प्यूनेटिव एक्शंस लेना इम्पॉसिबल था। लेकिन 1986 में जब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्ट हुआ, तब इस एंटायर पैराडाइम में एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आया। EIA टूल को अब एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बना दिया गया। एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस से बाइंडिंग लीगल रिक्वायरमेंट तक का ये शिफ्ट नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए मॉन्यूमेंटल था। अब EIA नॉर्म्स को वायलेट करना एक पनिशेबल लीगल ऑफेंस बन गया, जिसमें स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और प्रोजेक्ट कैंसिलेशन के प्रोविजंस इंक्लूड हो गए। जनरल EIA फ्रेमवर्क के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स ने ये रियलाइज किया कि इंडिया में कुछ हाईली वल्नरेबल और इकोलॉजिकली सेंसिटिव जियोग्राफिक एरियाज हैं जहां एक ब्लैंकेट लॉ काम नहीं करेगा। इन्हें हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज या ESAs कहते हैं। 1989 में महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा और उत्तराखंड के दून वैली के लिए स्पेशल नोटिफिकेशंस आए। 1991 में फ्रेजाइल कोस्टल इकोलॉजी के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन्स और दहानु तालुका को स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट किया गया। 1992 में अरावली रेंज के लिए माइनिंग रिस्ट्रिक्शंस आई और 1996 में असम के नुमालीगढ़ रीजन को लीगल शील्ड दी गई। गवर्नमेंट ने इकोसिस्टम स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके टेलर मेड रेगुलेशंस एनफोर्स किए। आइए इन केस स्टडीज के थ्रू समझते हैं कि जियोग्राफिकली टारगेटेड रिस्ट्रिक्शंस ग्राउंड लेवल पर कैसे ऑपरेट करती हैं। महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा एरिया में रिच मरीन इकोलॉजी और मैंग्रोव्स को बचाने के लिए हाई टाइड मार्क से 1 किलोमीटर बेल्ट के अंदर टूरिज्म के अलावा सभी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया। दून वैली के केस में अनसाइंटिफिक लाइमस्टोन माइनिंग ऑपरेशंस ने वहां की वाटर बॉडीज को ड्राई कर दिया था और मैसिव डिफॉरेस्टेशन कॉज किया था, जिसे लीगली होल्ड किया गया। उसी तरह कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स ने कोस्टल स्ट्रेचेस को अनरेगुलेटेड रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से प्रोटेक्ट किया। हरियाणा राजस्थान की अरावली रेंज, जो थार डेजर्ट के एक्सपेंशन के खिलाफ एक नेचुरल बैरियर है, वहां इलीगल माइनिंग को बैन किया गया ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन्स को बचाने के लिए। और आसाम के नुमालीगढ़ में काजीरंगा नेशनल पार्क की प्रॉक्सिमिटी के कारण एक नो डेवलपमेंट जोन क्रिएट किया गया ताकि पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी का एयर पोल्यूशन और एसिड रेन वहां के रिच फौना, स्पेशली वन हॉर्न राइनोसरस के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय ना करे। ये परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ EIA प्रिंसिपल्स एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे जैसे मॉडर्न डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन की रफ्तार आगे बढ़ेगी, एक बहुत ही क्रिटिकल एनालिटिकल सवाल खड़ा होता है। क्या हम स्ट्रिक्टली इंश्योर कर सकते हैं कि हर नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन नेचुरल वर्ल्ड के साथ परफेक्टली हार्मोनाइज करे, या फिर डेवलपमेंट और इकोलॉजी के बीच का ये इम्पैक्ट गैप अनकंट्रोलेबल तरीके से बड़ा हो जाएगा? हम अपने इकोनॉमिक एम्बिशंस और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के इस हाईली कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को आगे कैसे सक्सेसफुली नेविगेट करेंगे, ये एज फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिसी मेकर्स हमारे सामने सबसे डिफाइनिंग चैलेंज है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।